स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश की जो दैनिक खबरें हैं उन पर चर्चा करूंगा। और बिना देर किए देखते हैं हमारी पहली खबर क्या है। पहली खबर बड़ी जबरदस्त है। देखिए, उत्तर प्रदेश है जो उसकी रैंक क्या आई है, 5वीं रैंक आई है। किसमें? एक्सपोर्ट के मामले में। तो पहला दूसरा कौन है, ये एक तो ये जानना होगा। और कौन देता है ये रैंकिंग, कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा गया। ठीक, तो ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी। देख लेते हैं आगे क्या है खबर पूरी। देखिए, पूरी अगर खबर की बात करूं तो उसमें देखिए, अगर आप फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO, ठीक है, इसके हिसाब से ये क्या है इसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो 5वीं रैंक है उत्तर प्रदेश की। ठीक, 5वीं रैंक है। एक चीज याद रखना। दूसरी चीज, कौन है सबसे ज्यादा? नोएडा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट यूपी के भी अंदर जाएंगे तो यूपी में डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा कौन है? नोएडा। नोएडा है जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। ठीक, तीसरा फैक्ट आपको जो याद रखना है कि अगर आप ये देखेंगे कि यूपी है जो यूपी ने सबसे ज्यादा है जो वो क्या एक्सपोर्ट किया है, तो हनी है जो हनी के मामले में सबसे नंबर 1 पर है। हनी, ठीक है, शहद, शहद के मामले में नंबर 1 पर है। और आपका ये कहां पर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया गया है, तो यूएस में सबसे ज्यादा किया गया है। इतने फैक्ट आप याद रख लो। ठीक, थोड़ा सा FIEO के बारे में देख लेते हैं। देखिए, FIEO है जो ये एक शीर्ष निकाय है जो कि 1965 में सेटअप हुआ। एक चीज, कौन सा मंत्रालय है, तो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एक ये मंत्रालय। ये दूसरा फैक्ट याद रख लो। ऑलरेडी ये किसके अंतर्गत रजिस्टर्ड है? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत। हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली के अंदर। ठीक, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। और अभी जैसा कि मैंने कहा आपको कि 5वीं रैंक तो यूपी की है। अगर मैं कहूं कि टॉप किसने किया है, तो टॉप किया है गुजरात ने, और उसके बाद महाराष्ट्र, 3 ऊपर वाले भी याद रख लो, और फिर एक तमिलनाडु। ठीक, तो सब नहीं तो कम से कम गुजरात को याद रख लीजिए, और यूपी की 5वीं रैंक है ये भी याद रख लीजिए इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली जो खबर है वो है आपकी डॉक्टर तृप्ति सिंह से संबंधित। डॉक्टर तृप्ति सिंह है जो इनको क्या मिला है? राजीव गांधी ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड। देखिए क्या है पूरी खबर। राजीव गांधी ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड, ये आपकी गोरखपुर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। कौन? डॉक्टर तृप्ति सिंह। इनको अवार्ड मिला है राजीव गांधी ग्लोबल एक्सपीरियंस अवार्ड। ठीक है, सॉरी, ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड। देखिए, ये जो अवार्ड है ये डॉक्टर तृप्ति सिंह को दिया गया किस वजह से कि एशिया में एथलेटिक्स 2019 और में इन्होंने क्या है? गोल्ड मेडल जीता था। 2019 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एथलेटिक्स में। ठीक है, और ये आपके उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से हैं, तो इसलिए यहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन? डॉक्टर तृप्ति सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये इंपॉर्टेंट खबर है। 2 खबरें अब अगली जो हैं वो आपके लिए बहुत जरूरी हैं। पक्के से मैं बता रहा हूं आपको, यहां से क्वेश्चन आने ही वाला है। देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट गेट्स द 2 न्यू जजेस, प्रशांत कुमार मिश्र और KV विश्वनाथ। इसमें भी एक पेच है। ये तो जज हैं, ठीक है, तो ये जज हैं, ठीक है, और ये हैं जो ये एडवोकेट हैं। अब क्योंकि ये एडवोकेट हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए बनाए गए, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। और अगर इनकी सीनियरिटी के हिसाब से देखेंगे अगर तो ये देखा जा रहा है कि 2030 में ये CJI बनेंगे। और ऐसे बनने वाले CJI ये 4थे नंबर के बनेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल अगर ऐसे बात करेंगे कि कौन से नंबर के ये एडवोकेट है, ऐसा आदमी जो एडवोकेट है और अब सुप्रीम कोर्ट का जज बन रहा है, तो ये 9वां आदमी है, 9th। ठीक, तो ये फैक्ट है कुछ, ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र और आपके KV विश्वनाथ है जो इनको ओथ दिलाई गई है आपके CJI के द्वारा। और जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें मैक्सिमम 34 जज हो सकते हैं, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी की अगर आप बात करेंगे तो, ठीक है, एट प्रेजेंट है जो कितने जज हैं इसमें? 34 जज है। ठीक, इसके अलावा 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? DY चंद्रचूड़। 50वें हैं, इसलिए ये चीज याद रखिएगा, 50वें, 50th। ठीक, चलो, सुप्रीम कोर्ट जो है वो फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन द कलकत्ता प्रेसिडेंसी 1774। थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट का इतिहास देख लेते हैं कि 1774 में सबसे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 वाला, उसके तहत इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और मद्रास की सुप्रीम कोर्ट फिर 1800 में, बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट 1823 में एस्टेब्लिश की गई बाय द किसके द्वारा?
किंग जॉर्ज थर्ड के द्वारा। ठीक, ये कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता होना चाहिए। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की अगर आप बात करते हैं, जो आज आपका सुप्रीम कोर्ट है, इसका प्रावधान है जो हमने कहां से लिया है, तो एक्ट ऑफ 1935 वाला, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है जो, इसमें से क्या है, ये 1935 वाला जो एक्ट है, इसमें से 50% जो प्रावधान है वो यहीं से लिए गए हैं जो भारत में, और बचे हुए जो हैं वो आपको अलग अलग जगहों से जैसे यूएस से लिया गया, कुछ ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, जापान से लिया गया, साउथ अफ्रीका से लिया गया, अलग अलग जगहों से लिए गए और भारत में इंप्लीमेंट करके देखे गए। जो भारत के हिसाब से सूट किए वो रखे, जो नहीं किए वो हटा दिए गए। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे संविधान में चीजें आई। तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट भी आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था उसी की देन है। ठीक, और फिर बाद में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहलाया, जो क्योंकि तब तो ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहलाता था, बाद में जो कहलाया ये 26 जनवरी 1950 को कहलाया जब हम गणतंत्र हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर है हमारी, प्रेसिडेंट ब्रिंग ऑर्डिनेंस टू ओवरकम द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। देखो बड़ी शानदार खबर है कि मामला आपको लेकिन पता होना चाहिए, उसके लिए तभी आपको पता चलेगा इसके बारे में। देखिए क्या है मामला, कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो पावर एंड द पोस्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द दिल्ली। देखो क्या था, मैं आपको साधारण भाषा में समझाता हूं। मामला ये था कि जो ट्रांसफर और पोस्टिंग का मामला है, किसकी, सिविल सर्वेंट की। ठीक है, किसकी, सिविल सर्वेंट की पोस्टिंग और ट्रांसफर का जो मामला है वो किसके पास था, वो कहा गया कि वो आपका सीएम के पास होना चाहिए। सीएम ने कहा, एलजी ने कहा नहीं, ये तो हमारे पास होना चाहिए। एलजी से पूछा गया आपके पास क्यों होना चाहिए, तो एलजी ने कहा कि हमारे पास इस चीज की डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब कि विवेकाधीन शक्ति है, विवेकाधीन शक्ति है। ठीक है भाई, विवेकाधीन शक्ति। तो फिर ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसी कोई भी विवेकाधीन शक्ति आपके पास नहीं है। और क्योंकि आपके पास विवेकाधीन शक्ति नहीं है तो इसकी वजह से आप कोई भी काम एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब कि मंत्रिमंडल की सलाह पर ही करेंगे। तो ये जो ट्रांसफर और पोस्टिंग का मामला है ये चीफ मिनिस्टर ही डिसाइड करेंगे, मतलब कि आप कह सकते हैं मंत्रिमंडल डिसाइड करेगा या विधानसभा जो वहां पर है वो डिसाइड करेगी। क्योंकि आपको दिल्ली का मामला पता है ना, दिल्ली में क्या है कि यूटी भी है और विधानसभा भी है, तो जहां जहां ये रहता है तो वहां पर ये थोड़ी सी एक टसल चलती रहती है वहां पर, क्योंकि जो सरकार है उसके पास जो पावर्स हैं वो अलग है, क्योंकि विधानसभा है भाई तो नियम बनाने का अधिकार उनके पास है। ठीक है, क्योंकि विधानसभा है उनके पास तो विधानसभा ये विधायिका का काम हुआ ना नियम बनाने का। ठीक है, लेकिन वहां पर रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। ठीक, क्योंकि वो यूटी भी तो है, तो इस वजह से ये टसल चलती रहती है। ठीक, तो खैर ये हुआ मामला। तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया कि नहीं, आपके पास कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं है, आप क्या है इनके कहने पर ही या इनकी सलाह पर काम करोगे। ठीक, तो ये था मामला। अब उसके बाद क्या हुआ कि सेंटर गवर्नमेंट, सेंटर है जो वो अध्यादेश लेकर आई, अध्यादेश जिसको आप ऑर्डिनेंस कहते हैं, सेंटर अध्यादेश लेकर के आई जिसमें ये बात थी कि नहीं, ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो मामला है वो उसके लिए एक कमेटी बनेगी, जिस कमेटी में 3 लोग होंगे, एक होंगे सीएम, एक होंगे आपके चीफ सेक्रेटरी, एक होंगे आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ होम मिनिस्ट्री। ठीक है, होम मिनिस्ट्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी। और ये लोग वोटिंग के आधार पर, ठीक है, कैसे, वोट के आधार पर डिसाइड करेंगे कि वोट के आधार पर ये लोग डिसाइड करेंगे कि कौन बनेगा, किसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, कौन किसका ट्रांसफर कहाँ होगा। अगर कुछ मामला दिक्कत आई तो वो एलजी का मामला है जो वो पलड़ा है जो वो ऊपर रहेगा, ये है जो लास्ट फाइनल अथॉरिटी रहेंगे। तो ये अध्यादेश बीच में जारी कर दिया। अब आपको पता है कि अध्यादेश है जो वो कब जारी किया जाता है, वो कहाँ लिखा है, अध्यादेश के बारे में अनुच्छेद नंबर 123 अगर आप प्रेसिडेंट की बात करें, और अगर आप गवर्नर की बात करते हैं तो 213। ठीक, तो यहां पर ये चीज मेंशन्ड है। तो क्योंकि ये चीज यहां पर मेंशन्ड है तो इसके तहत ऑर्डिनेंस बनाया जा सकता है। और अगर ऑर्डिनेंस के बारे में मैं आपको बताऊं तो ऑर्डिनेंस है जो वो 6 महीने मैक्सिमम प्लस 6 वीक, प्लस लगा यहां पर ध्यान रखना, 6 महीने 6 वीक। 6 महीना क्यों, क्योंकि देखिए ऑर्डिनेंस तभी जारी हो सकता है जब आपका जो हाउस है वो सेशन में ना हो।
ठीक है, आपका 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। अगर मान लीजिए ये हाउस है जो वो सेशन में नहीं है, तो उस केस में ऑर्डिनेंस पारित होगा, और ऑर्डिनेंस है जो वो 6 महीने तक रहेगा। क्यों? क्योंकि 2 सेशन के बीच का जो मैक्सिमम टाइम है वो 6 महीने ही हो सकता है, तो 6 महीने तक तो वो ऐसे रहेगा। उसके अलावा एक और प्रावधान है कि जैसे ही सदन सेशन में आता है, ठीक है, जैसे ही हाउस है जो आपका सेशन में आता है, तो उसके 6 हफ्ते के अंदर अंदर इसको पास करा लेना है। अगर आप 6 हफ्ते के अंदर अंदर 6 वीक्स के अंदर अंदर इसको पास नहीं करा पाए, तो वो अपने आप नल एंड वॉइड यानी कि खारिज हो जाएगा। अगर इन केस आपने पास करा लिया तो वो एक एक्ट बन जाएगा, यानी अधिनियम बन जाएगा। ठीक, तो ये है पूरी कहानी इसके बारे में। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि ये सब सारा इसके अलावा आपको पता है कि दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ये 3 मामले हैं जो इनके पास ही है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक, लेकिन ये ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है, ये फंसा हुआ है, क्योंकि इसके लिए अब अध्यादेश आ गया। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं आप कर सकते हो, ठीक है, मतलब सीएम करेंगे, लेकिन अब अध्यादेश आ गया तो उल्टा हो गया। और अध्यादेश के पास भी आपको पता है उतनी ही पावर होती है जितनी की किसी अधिनियम के पास होती है। ठीक, तो ये सारा प्रकरण है पूरा। मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए जो कि कॉम्बो बैच से संबंधित है। ऐसे विद्यार्थी जो यूपीएससी के साथ यूपीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, वो हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। प्री से लेकर के इंटरव्यू तक की सारी तैयारी, जैसा कि मैंने अभी आपको अध्यादेश वाला चैप्टर ये पोर्शन बताया, तो ये आपके क्या है कि इसका एनालिटिकल पोर्शन, क्योंकि यूपीएससी भी तो है ना, तो वो भी आपको ध्यान देना है, और यूपीपीएससी में इसके फैक्चुअल पॉइंट्स जो पूछे जाते हैं उन पर भी ध्यान देना है। मेंस में ये दोनों ही लगभग समान काम करते हैं, तो इसको हम पूरी इंटीग्रेटेड वे में एक अप्रोच में बनाया गया है इस कोर्स को, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और प्री P2I बैच है, मतलब प्री से लेकर के इंटरव्यू तक की कंप्लीट तैयारी इसमें कराई जाएगी। ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 20 मई से चल रहा है। अगर आप अभी भी चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये मॉर्निंग बैच है, सुबह के 8 बजे चलता है ये। ठीक है, और प्राइस इसका 70,000 है, लेकिन अगर आप मेरा कोड ओम लाइव इस्तेमाल कर देंगे तो ओम लाइव कोड पर आपको 32,999 पे करना होगा। ठीक, इतना पे करने पर ये आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अभी बताने हैं। बताइए, अकॉर्डिंग टू द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द रैंक ऑफ उत्तर प्रदेश इन कंट्री इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट के मामले में। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट के मामले में कौन सी है भाई उत्तर प्रदेश की रैंक? बताइए, पहली, दूसरी, पांचवी या तीसरी, कौन सी है? जल्दी बताइए। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। तृप्ति सिंह हैं जो, जिनको अभी हाल ही में क्या मिला? राजीव गांधी ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड। ये कहाँ की हैं? कि शी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? लखनऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ या आपका हापुड़। ठीक, बताइए कहाँ की है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली प्रसाद मिश्र, ठीक है, और आपके केवी विश्वनाथ, ये दो हैं जो इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। और consider the following statement related to the Supreme Court and choose the correct statement. देखिए, after the 99th Constitutional Amendment Act 2014, the National Judicial Commission Act was repealed by the collegium system for appointment of the judges of the Supreme Court. collegium system के बारे में बोल रहे हैं। collegium system मतलब NJAC है जो, ये आपका 99th Constitutional Amendment Act जो था उसके तहत जो है वो पास किया गया था। ठीक, एट प्रेजेंट देयर आर 34, अगर अभी की बात करेंगे तो 34 जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट में है, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय द पार्लियामेंट। जो संसद है उसके पास ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। करेक्ट वाला आपको चूज करना है। हाँ, करेक्ट वाला। ठीक, तो बताइए जल्दी से, पॉज कीजिए वीडियो को, पहले आंसर कीजिए फिर उसके बाद आगे बढ़िए। अगला बताइए, अगला है, रिसेंटली बाईपासिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, द सेंटर इश्यूड एन ऑर्डिनेंस ऑन द पोस्टिंग ऑफ दिल्ली ऑफिसर। ठीक है, तो कंसिडर द फॉलोइंग रिलेटेड टू द ऑर्डिनेंस एंड चूज द करेक्ट वन। ऑर्डिनेंस के बारे में आप बताइए, थोड़ा सा यहाँ पर क्या रिलेट करने की कोशिश की गई है, बताइए इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा है, जैसे अभी हमने पूरी ऑर्डिनेंस के बारे में बात की है। देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस अंडर द आर्टिकल 123। राष्ट्रपति के पास ये शक्ति 123 के तहत है। और ऑर्डिनेंस कैन बी प्रोमलगेटेड बाय व्हेन बोथ हाउस और वन और
वन ऑफ द टू हाउस इज नॉट इन सेशन, दोनों में से कोई एक सदन या दोनों ही सदन अगर सेशन में नहीं है तो उस केस में ऑर्डिनेंस लाया जाता है। In the absence of the approval of the parliament, the ordinance issued by the president of India shall be promulgated for a maximum period of 6 months or 6 weeks. ठीक, 6 month और 6 weeks। ठीक, तो इसको बताइए मैक्सिमम पीरियड क्या है, 6 महीने या 6 हफ्ते। ठीक है, तो इसका आपको आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए इसका आंसर। तो मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और अगर ये पीडीएफ भी आपको चाहिए तो ये मेरा चैनल है आपका ओम द्विवेदी स्टडी IQ, यहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और अपने सजेशन प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।